प्यारे विद्यार्थियों, यूनिट प्लस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो आज का टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि आज हम लोग बल और इसके साथ साथ में गति विषयक नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गति विषयक नियम पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फोर्स पढ़ने वाले हैं, और फोर्स के साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे गति विषयक नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? गति विषयक नियम। अच्छा, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कहाँ से? फोर्स से। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि बल होता क्या है। तो बल एक्चुअल में जब हम लोग क्लास 6 या 7 में थे तो हम लोग पढ़े थे क्या कि फोर्स इज ए पुश आर पुल ऑन एनी बॉडी। मीन्स अगर इसको हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो हम लोगों ने पढ़ा था बल किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का या खिंचाव होता है। धक्का या खिंचाव। जब आप मार्केट में गए होंगे और किसी ऐसी दुकान में गए होंगे जहाँ पे एयर कंडीशनर लगा हो, तो उसके जो डोर होते हैं ग्लास के बने होते हैं और उसके डोर पर पुश और पुल लगा होता है। पुश पुल, ये दो चीज़ें लिखी होती हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, पुश और पुल। इसी पुश और पुल को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब एक्चुअल में क्योंकि हम लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम मोशन से स्टार्ट करेंगे, अब मोशन की बात, चूंकि इससे पहले हम लोग मोशन पढ़ के आ रहे हैं। मोशन हमने आप लोगों को बताया था कि ये क्या है? एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? रिलेटिव प्रॉपर्टी है। और इसको हम विदाउट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मोशन की बात क्यों आई? ध्यान से सुनिएगा। कोई भी पार्टिकल जो हमारे पास में हो या आपके पास में हो, कोई भी पार्टिकल, वो सिर्फ दो अवस्थाओं में रह सकता है। एक अवस्था उसकी होगी रेस्ट और एक अवस्था उसकी होगी मोशन। या तो वो रेस्ट यानी विराम की अवस्था में होगा, या रुका हुआ होगा, और या फिर कंटिन्यूअस क्या कर रहा होगा? मोशन कर रहा होगा। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज को लेकर के अभी फोर्स को डिफाइन करने वाले हैं कि या तो जैसे हमने क्या बताया, कोई पार्टिकल है तो या तो रेस्ट में होगा या तो किस में होगा? मोशन में होगा। तो इन्हीं दोनों प्रॉपर्टियों को लेकर के हम लोग अभी फोर्स को डिफाइन करेंगे। अब फोर्स को डिफाइन करने के दौरान हम आपको क्या बताएंगे कि जो हमारा फोर्स होता है ये एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट होता है। जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का एक्सटर्नल एजेंट होता है, यानी एक प्रकार का बाह्य कारक होता है जो क्या करता है भाई? किसी वस्तु की जो एक्चुअल स्थिति है उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। मीन्स ध्यान दीजिएगा, बल का काम क्या है? बल का काम अभी हमने आपको बताया कि अगर हमारे पास में कोई वस्तु है तो वो या तो किस में रहेगी? रेस्ट में रहेगी, या फिर किस में रहेगी? मोशन में रहेगी। अब जब इन दोनों पर फोर्स अप्लाई किया गया, क्या किया गया? जब इन दोनों पर कोई फोर्स लगाया जाएगा तो ये इसको रेस्ट से कहाँ लाने का प्रयास करेगा? मोशन में लाने का प्रयास करेगा। अब मोशन से ये इसको क्या करेगा? रेस्ट में लाने का प्रयास करेगा, या फिर इसकी मोशन की जो स्पीड या जो वेलोसिटी होगी उसको क्या करेगा? चेंज करने का प्रयास करेगा। उसको क्या करेगा? चेंज करने का प्रयास करेगा। तो बल इसी कारक का नाम है जो किसी वस्तु की एक्चुअल पोजीशन में, किसमें भाई? एक्चुअल पोजीशन में क्या कर दे? चेंज कर दे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। एक्चुअल पोजीशन में क्या कर दे? चेंज कर दे। उसी को हम लोग फोर्स कहेंगे। तो हम लोग डिफिनीशन क्या लिखेंगे? डिफिनीशन में लिखेंगे कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो
किसी वस्तु की यथा स्थिति में परिवर्तन लाता है अथवा परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। ठीक, या तो क्या करेगा, उसकी एक्चुअल स्थिति को चेंज कर देगा या फिर उस पर चेंज करने का प्रयास करेगा। अब जैसे होता है क्या है कि कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई भारी ऑब्जेक्ट है जिसका वेट बहुत ज़्यादा है और उस पर हम गए थोड़ा सा ऐसे पुश या पुल कर दिए, थोड़ा सा उसको पुश या पुल किए, तो क्या हम उस पर फोर्स नहीं लगाए? हमने फोर्स लगाया, लेकिन इतना सफिशिएंट फोर्स हम नहीं लगा पाए कि वो उसके रेस्ट पोजीशन को यानी आर को किस में चेंज कर पाए? एम में चेंज कर पाए। तो इतना जब सफिशिएंट हम फोर्स नहीं लगा पाए तो एक्चुअल में होगा क्या कि परिवर्तन लाने का हमने प्रयास किया लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। यही क्या होगा कि अगर कोई हल्की वस्तु होती, जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई बॉल है, आप उस पर थोड़ा सा पुश या पुल करेंगे तो वो मूविंग रेस्ट से मूविंग पोजीशन में आ जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। और जब भारी वस्तु है तो परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अब उस पर जब कंटिन्यू बल लगने लगेगा, सफिशिएंट अमाउंट का लग जाएगा, तो ये भी परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इसके बारे में कुछ और चीज लिख लेते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और ये कौन सी राशि है? तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी यह सदिश राशि है। और एक चीज, इसका मात्रक कौन सा मात्रक? एसआई मात्रक। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ध्यान रखिएगा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। और कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को जाननी है। एसआई मात्रक न्यूटन होता है। इसकी बीमा तो जो बल हमारा होता है इसमें दो क्वांटिटी आती हैं, एक आता है क्या? मास, और एक आता है एक्सीलरेशन। अभी कैसे आएगा? जब हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। अभी के लिए इसकी बीमा आप लोग जान लीजिए क्या होता है? mL_t-2 होता है। ठीक है, बीमा ये होती है। और एक चीज, इसका अगर हम किस पद्धति में मात्रक निकालें? सीजीएस पद्धति में। ठीक है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक ये क्या होता है? तो ये डाइन होता है। क्या होता है भाई? डाइन होता है। DYNE डाइन होता है। वो वाला डाइन नहीं जो लोग क्या कहते हैं, अगर कोई दुष्टता कर देता है, खास करके लड़कियों में लोग कहते हैं जाओ बहनी डाइन हो गई, जाओ बहनी डाइन हो गई, वो वाला डाइन नहीं है। यहाँ पे ये सीजीएस पद्धति में, सीजीएस जैसे कि मात्रकों की जो एसआई यूनिट है वो एमकेएस पद्धति पे वर्क करती है, जो दूसरी वाली यूनिट है वो किस पद्धति पे वर्क करती है? सीजीएस पद्धति पे वर्क करती है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सीजीएस पद्धति में? सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? डाइन हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं तो हम लोग देखने का ये प्रयास करेंगे कि ये जो बल है ये किसी वस्तु, बल कौन कौन सा परिवर्तन ला सकता है? बल के द्वारा होने वाला परिवर्तन कौन कौन सा परिवर्तन ला सकता है? तो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। क्या देखेंगे भाई? बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे पहला, यह विराम को गतिशील कर सकता है। विराम को गतिशील कर सकता है। सेकंड क्या हो जाएगा? यह गतिशील को विराम कर सकता है। गतिशील को विराम कर सकता है। तीसरा, यह गतिशील की गति बढ़ा सकता है।
बढ़ा सकता है। अगला क्या कर सकता है भाई, ये है गतिशील की गति कम कर सकता है, कि गति को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। अगला, यह दिशा में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है, दिशा में परिवर्तन कर सकता है। और चीज है, आकार में परिवर्तन कर सकता है, यह आकार में परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जो बल के द्वारा किए जा सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि आकार में कैसे परिवर्तन हो सकता है। तो जो आकार में परिवर्तन होगा, इसमें भाई आकार में मान लीजिए कि कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस पर बल लगाया गया, तो उसको क्या किया जा सकता है, झुकाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, छोटा किया जा सकता है, या खींच करके उसको बड़ा किया जा सकता है। जैसे स्प्रिंग होती है, खींच लो, बल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बल के प्रकार। नेक्स्ट क्या देखेंगे भाई, बल के प्रकार देखेंगे। बल के प्रकार देखेंगे, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टाइप ऑफ फोर्स। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी कहानी क्या होती है, डिस्टर्बिंग वाली होती है। क्यों डिस्टर्बिंग वाली कहानी आती है, बिकॉज जो हमारे टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, अगर मैं बताऊंगा, जैसे कि आप लोगों ने चैप्टर 1 जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे बताया गया होगा कि जो मूल बल होते हैं, जिनको फंडामेंटल फोर्स कहा जाता है, वो 4 टाइप के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु पर सिंगल टाइप का बल लग रहा है, कितने प्रकार का बल लग रहा है, केवल अकेला फोर्स लग रहा है, केवल और केवल अकेला फोर्स लग रहा है, तो वो 2 प्रकार का होगा। वो कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक होगा कांटेक्ट फोर्स, क्या होगा भाई, एक होगा कांटेक्ट फोर्स और एक क्या होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई, इनको हिंदी में हम लोग कहेंगे, इसको कहते हैं संपर्क बल। क्या कहते हैं, संपर्क बल कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, असंपर्क बल, असंपर्क बल कहते हैं। परिभाषा क्या होगी, वह बल जो जैसे मान लीजिए इससे हमको बल लगाना है, तो इसकी सतह क्या हो रही हो, टच हो रही हो, यानी जिन दोनों वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है, उनकी सतहें अगर एक दूसरे के संपर्क में आ रही हैं, टच हो रही हैं, तो इस प्रकार से जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कांटेक्ट। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हमें पकड़ के ऐसे उठाना है, तो हम अपने हाथों से पकड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टचिंग होगा। टचिंग होगा तो ये कौन सा फोर्स होगा, संपर्क बल होगा। और बिना टच हुए अगर बल कार्य कर रहा है तो वो हो जाएगा असंपर्क बल। अब इसमें जैसे मान लीजिए जो हमारा मास्कुलर फोर्स होता है, पेशीय बल, कौन सा बल भाई, पेशीय बल। दूसरा अगर हम देखें तो जितना भी यांत्रिक बल होता है, कौन सा बल, मैकेनिकल फोर्स होता है, यंत्र वाले, उसमें भी एक दूसरे से टच होते हैं। तीसरा अगर हम देखें तो घर्षण बल, कौन सा बल, जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जिसको हम लोग घर्षण बल कहते हैं, यह भी क्या होता है, एक दूसरे के टच होने पर ही कार्य करता है। क्या होता है भाई, एक दूसरे के टच होने पर कार्य करता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स या असंपर्क वाले बल में, असंपर्क वाले बल में क्या होगा भाई कि इसमें सतहें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 2 मैग्नेट है, तो जो उनके बीच में बल लगेगा, चुंबकीय बल, वो टच होने पर तो लगे ही लगेगा, लेकिन अगर वो थोड़ा दूरी पर है तब भी उनके बीच में वो फोर्स कार्य करता है। तो ये हो जाएगा पहला चुंबकीय बल। ऐसे ही 2 आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। सेम ऐसे जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये क्या होते हैं भाई, असंपर्क बल के एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होती है, टचिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन इन तीनों में टचिंग की जरूरत है। यदि टचिंग की जरूरत हमें पड़ रही है, तब जो हमारा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, संपर्क बल, और जरूरत नहीं है तो क्या हो जाएगा,
असंपर्क बल हो जाएगा। ठीक, ये तो ये हो गया बल का प्रकार। ये क्या हो गया, ये वाला बल का प्रकार हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर किसी वस्तु पर, ध्यान से सुनिए हमारी बात, अगर किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो, एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों, यानी कि एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, तब उन बलों का कितना प्रकार होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हों तब जो उन पर बल लगेगा वह भी कितने ही प्रकार का होगा, दो ही प्रकार का होगा। पहला हमारा होगा बैलेंस फोर्स, पहला हमारा क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स, और दूसरा हमारा होगा अनबैलेंस्ड फोर्स। हिंदी में इसको क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहेंगे संतुलित बल, संतुलित बल। अब इसको क्या कहेंगे, असंतुलित बल। अभी एक चीज हम आपसे कहेंगे, असंतुलित बल, तो आप थोड़ा सा सोचने पर आपको मजबूर होना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गतिशील वस्तु है तो उस पर असंतुलित बल ही कार्य करेगा। अगर गतिशील वस्तु पर कहीं गलती से ई वाला बल कार्य कर गया तो वो गति ही नहीं करेगी, तो वो गति ही नहीं करेगी। अब थोड़ा सा डिफिनीशन समझने का प्रयास करेंगे, उसके बारे में इसकी चर्चा करेंगे। डिफिनीशन क्या, हमने क्या बताया कि जब एक वस्तु पर एक ही समय में एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों तो वो दो प्रकार के होंगे, बैलेंस और अनबैलेंस। अब जितने भी बल कार्य कर रहे हैं, यदि सभी बलों का समेशन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी कि सभी बलों का बीजगणितीय योग कितना हो जाए, 0 आ जाए, तो वो हमारा बल क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अब यदि सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 ना हो, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मिल जाए, तो वो हमारा क्या होगा, असंतुलित बल होगा। अब कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, क्या सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, ऐसे कोई पार्टिकल है, इस पे ऐसे चारों दिशाओं में 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 10 न्यूटन के बल लग रहे हैं। मान लीजिए 4 फोर्स लग रहे हैं, ये मान लीजिए F1 हो गया, ये F2 हो गया, ये F3 हो गया, और ये क्या हो गया, F4 हो गया। क्या हो गया, F4 हो गया। तो क्या जब इनका मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो कभी इनको ऐड करने पर ये 0 आ सकता है, ये 0 आ सकता है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसको चलो हम 6 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं। अब होगा क्या, हमने आपको बताया है कि ये जो हमारा, ये देखो यहाँ पे इसका जो रीजन है, वो रीजन क्या है भाई, कि जो हमारा फोर्स होता है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ऐड करने के दौरान हमें इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसके डायरेक्शन को भी देखना होगा। तो जब डायरेक्शन देखेंगे, देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसकी कहाँ है, नीचे की ओर, ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है। डायरेक्शन देखेंगे, तो डायरेक्शन देख करके जब हम ऐड करेंगे तो कुछ प्लस होगा, कुछ माइनस होगा। और एटलीस्ट अगर ये क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो हमको 0 वाली क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक, तो संतुलित बल कब होगा भाई, जब लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा तो संतुलित बल होगा, और जब लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 नहीं होगा तो वो असंतुलित बल होगा। अब ध्यान से सुनिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि गति के लिए ध्यान दीजिएगा, समेशन ऑफ एफ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सिंपल मोशन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, साइकिल ही चला रहे हैं, तो साइकिल चलाने के दौरान आप पैडल पर अपने पैर से फोर्स लगाए। अब यदि साइकिल के पहियों के बीच लगने वाला घर्षण बल आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के इक्वल हो गया, तो आपकी साइकिल क्या हो जाएगी, 1 भी इंच आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो गति के लिए समेशन एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, नॉट 0। और ये कंडीशन किसमें है, असंतुलित बल में। यानी अगर कोई वस्तु गतिशील है तो उस पर कौन सा बल लग रहा होगा, तो उस पर असंतुलित बल लग रहा होगा। यदि संतुलित बल लगा है, ध्यान दीजिएगा, अगर ई वाला फोर्स लगा है तो वो किस पोजीशन में होगी, वो रेस्ट में होगी या विरामावस्था में होगी, और ई वाले में क्या होगा, वो मोशन में होगी, यानी कि गति में होगी। तो ये था भैया बल का प्रकार। क्या था, बल का प्रकार। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो अब हमको पढ़ना क्या है, न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले मैं 2 चीजें आपको पढ़ाऊंगा।
दो चीजें क्या पढ़ाऊंगा, एक तो हम आपको पढ़ाएंगे भाई इनर्शिया, एक हम आपको क्या पढ़ाएंगे, इनर्शिया। इनर्शिया इसको हिंदी में कहते हैं जड़त्व। देखो ऐसा है, बचपन में जो हम लोग काम करते हैं उसको जब हम बड़े क्लासों में पहुंचते हैं तो वो हमारा हो जाता है साइंस। क्या हो जाता है, साइंस। जैसे कि हम लोग बचपन में पेड़ पे चढ़ के बहुत आम तोड़े होंगे, बहुत अमरूद तोड़े होंगे, बहुत प्रकार का फल तोड़े होंगे। तोड़े हैं, नहीं तोड़े हैं? कोई चीज़ पकड़ के ऐसे झिटको, जैसे मान लीजिए हम अपना बिस्तर लगा रहे हैं और बिस्तर लगाने के दौरान ऐसे पकड़ के झिटके तो उससे गर्दा बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, गर्दा बाहर निकल जाता है। पापा के साथ बाइक पर बैठ के जा रहे हैं, पीछे से हमने कुछ पकड़ा नहीं, एकाएक वो चलाए तो हम पीछे की ओर गिरने लगते हैं। अब अगर चलाते चलाते उन्होंने क्या किया, एकाएक रोक दिया तो उनके शरीर से जाकर के टकरा जाते हैं। ऐसे रेलगाड़ी में होता है, ऐसे बस में होता है। एकाएक रुकने पर, एकाएक चलने पर हम लोग आगे या पीछे क्या होते हैं, टकरा जाते हैं। क्यों टकराते हैं, कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं, या इसी कारण टकराते हैं। किसके कारण, इसके कारण। किसके कारण, इसके कारण। क्यों, क्योंकि जो प्रत्येक वस्तु होती है वो अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और वस्तु के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वह अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अब सुनिए, मजे की बात जो है वो यहाँ से है। क्या, जड़त्व के कारण यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी। और यदि एक समान गति की अवस्था में है, एक समान गति की अवस्था में है तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में ही रहेगी। ठीक, यानी कि अपनी अवस्था परिवर्तित नहीं करना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब क्या कि अगर कोई चीज रेस्ट में है तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक किसकी बात ना की जाए भाई, फोर्स की बात ना की जाए। जब तक उस पर फोर्स आप नहीं लगाओगे वो अपने एक्चुअल पोजीशन में बनी रह जाएगी। और यदि फोर्स आप लगाओगे भी तो वो पहले कोशिश करेगी कि अपनी एक्चुअल पोजीशन में रहे, यानी अपनी यथा स्थिति में वो बनी रहे। अब जब फोर्स का मान ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगी, वो भाई जिस तरीके से आप फोर्स लगाओगे उस अवस्था में चली जाएगी। कैसे चली जाएगी, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये जड़त्व कितने प्रकार का होता है, यानी कि टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इसी को कहते हैं जड़त्व के प्रकार। क्या कहते हैं भाई, जड़त्व के प्रकार। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विराम का जड़त्व, और एक होता है गति का जड़त्व।
गति का जड़त्व। अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। जरा समझते हैं, क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए जब हम बस में बैठे हैं, हमको कहीं जाना है और बस पे बैठ गए, बस चल नहीं रही है, तो बस जब एकाएक चलती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर पीछे की ओर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, पीछे की ओर चला जाता है। बाइक पर बैठे हैं, बाइक चलाने वाले जो आगे भाई साहब हैं, उन्होंने एकाएक क्लच छोड़ा और बाइक एकाएक जब बढ़ी तो हम लोग पीछे की ओर गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा शरीर विराम में था। हमारा शरीर किस में था, हमारा शरीर रेस्ट में था और हम लोग रेस्ट ही में रहना चाह रहे थे, लेकिन एकाएक बल लगा तो एक बार के लिए हमारा शरीर कह रहा है कि हम रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहेंगे, मोशन में नहीं जाएंगे। इसलिए शरीर क्या हो जाता है, पीछे की ओर भागता है। यानी विरामावस्था में लगने वाले जड़त्व को विराम का जड़त्व कहते हैं और गति की अवस्था में लगने वाले जड़त्व को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व कहते हैं। अब ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। जब किसी पेड़ में फल लगा हुआ है, अब आप चढ़ गए पेड़ पर और चढ़ के पेड़ की डाल को क्या किए, हिलाना शुरू किए। अब उसमें लगे हुए फल क्या थे, ऐसे लटके थे बेचारे, स्थिर थे। क्या थे, स्थिर थे। आपने हिलाना शुरू कर दिया तो ये बेचारा फल क्या करेगा, कहेगा नो, हम हिलेंगे नहीं, हम रुके रहेंगे, हमारी अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसी घमंड के कारण क्या होता है, जब आप लगातार बल लगाते रह गए, ये कह रहा है नहीं हम हिलेंगे नहीं, तो ये जबरदस्ती जब हिलना शुरू करेंगे यानी फोर्स का मान ज्यादा हो जाएगा तो ये टूट करके नीचे गिर जाएंगे। इसमें कौन सा जड़त्व लगेगा भाई, विराम का जड़त्व लगेगा। कौन सा जड़त्व लगेगा, विराम का जड़त्व लगेगा। आपने देखा होगा कंबल वंबल जो होता है, कंबल पर अगर डंडे से पीटो तो उससे धूल के कण बाहर निकल आते हैं। कौन सा जड़त्व लगता है, विराम का जड़त्व लगता है, क्योंकि धूल के कण विरामावस्था में थे। डंडे से जब पीटा गया तो क्या हो गए, गति की अवस्था में आ गए। किस अवस्था में आ गए भाई, गति की अवस्था में आ गए और गति की अवस्था में आने के कारण वो बाहर निकल गए। ऐसे ही अगर मान लीजिए कहीं रस्सा कसी का खेल खेला जा रहा हो तो अगर बीच से रास्ता टूट जाएगा तो इधर वाले इधर की ओर, इधर वाले इधर की ओर गिर जाएंगे। कुएं से आप पानी निकाल रहे हैं, रस्सी टूट गई तो आप कहाँ गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि जड़त्व को शो करते हैं। किसी भी गाड़ी में अगर हम बैठे हुए हैं, गाड़ी अगर एकाएक चलना प्रारंभ करेगी तो हम पीछे की ओर हमारे शरीर का डिस्प्लेसमेंट होगा और गाड़ी अगर एकाएक रुक जाएगी तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। ये सब जड़त्व की कहानी है। किसकी कहानी है, जड़त्व की कहानी है। अब जड़त्व की कहानी के बाद में एक छोटा सा पॉइंट आता है संवेग। क्या आता है भाई, संवेग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। इसको जानना जरूरी है। ये क्या होता है भाई, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को, द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संवेग कहते हैं। ठीक, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज, यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है भाई, सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। होता है तथा बीमा क्या होगी भाई, बीमा हो जाएगी किलोग्राम की बीमा m, मीटर की बीमा l, सेकंड की नीचे है तो t-1 हो जाएगा।
होती है। अब इसका जो फार्मूला होगा, फार्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा mb। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, P इज इक्वल टू हो जाएगा mb। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mb हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, P इज इक्वल टू mb होगा, जहां m वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु का द्रव्यमान है, और b वस्तु का वेग है, वस्तु का ठीक, ये हो गया संवेग। ये क्या हो गया, संवेग। इसके नाम से ही निकलता है, सा माने साथ, और साथ में क्या हो, वेग। अब कुछ लोग कह रहे होंगे अरे इसमें द्रव्यमान भी है, तो भाई कोई भी पार्टिकल होगा उसका द्रव्यमान तो उसके साथ में रहेगा ही रहेगा। अब द्रव्यमान के साथ में क्या आ गया, वेग भी आ गया, तो वो क्या हो गया, संवेग हो गया। तो वो क्या हो गया, संवेग। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मोशन। क्या पढ़ेंगे भाई, लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इसी को कहते हैं गति विषयक नियम, गति विषयक नियम। ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति का समीकरण वो दूसरा चीज है, अब गति विषयक नियम दूसरा चीज है। ये क्या है भाई, तो इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया है, उसका डेरिवेशन गैलीलियो ने किया था, बल्कि दिया तो उन्होंने न्यूटन ही ने ही था, लेकिन डेरिवेशन किसने किया था, तो आप बताएंगे कि डेरिवेशन किसने किया था, डेरिवेशन किया था गैलीलियो ने। अब गति विषयक नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया में गति संबंधी 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जिसे न्यूटन का गति विषयक नियम कहते हैं, गति विषयक नियम कहते, ठीक है, गति विषयक नियम कहते हैं। तो अब ये यहाँ से ये क्लियर हुआ कि ये जो गति विषयक नियम है वो कितने हैं, 3 हैं। इनकी पुस्तक का क्या नाम है भाई, द प्रिंसिपिया नाम है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 नियम का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा आएगा प्रथम नियम। क्या आएगा, प्रथम नियम। प्रथम नियम और कुछ नहीं है, ये सिर्फ जड़त्व का नियम है। क्या है भाई, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है, एक समान गति की अवस्था में है, तो वह गति की अवस्था में ही रहेगी, गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। अब आप जो स्टेटमेंट हमने लिखा है, सेम एज इट इज स्टेटमेंट हम लोग जड़त्व में लिखे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन ये भी लिख देंगे, इसे ही
गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम भी कहते हैं, संबंधी नियम भी कहते हैं। यानी कि जो न्यूटन का गति विषयक फर्स्ट लॉ है, यही फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ है भाई? इनर्शिया भी है। यही फर्स्ट लॉ क्या है? इनर्शिया यानी कि जड़त्व भी है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ। ये क्या हो गया? फर्स्ट लॉ। यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी, और गति की अवस्था में है यूनिफॉर्म तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड लॉ यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या बताता है भाई? द्वितीय नियम हमसे कहता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। एक छोटा सा यहाँ पे डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे भाई? यहाँ पे कह रहा है बल किसके परिवर्तन के? संवेग परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी ये डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा? dt लिख जाता है। डेल्टा पी अपान क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। ध्यान दीजिएगा, डेल्टा पी में जो चेंज होगा, द्रव्यमान तो किसी वस्तु का बदल नहीं सकता है, बदलेगा क्या? वेग। तो इसको हम लिख सकते हैं, हटा देंगे, ये आ जाएगा k और ये हो जाएगा m, अब इनटू में क्या हो जाएगा? डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या होगा भाई? जो इसके वेग में परिवर्तन होगा। यानी कि अगर हम डेल्टा बी देखें तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस ही हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग हो जाएगा, अपान में हो गया डेल्टा टी। यहाँ लिखेंगे क्या? जहां k एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। तो अब ये हमें F इज इक्वल टू मिला Km। अब ये जो क्वांटिटी डेल्टा बी अपान डेल्टा टी लिखी हुई है, तो एसिलेशन यानी त्वरण की परिभाषा में हम लोग देखें तो वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल ही होता है। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है? समय अंतराल। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या मिल गया? Km इंटू ए मिल गया। क्या मिल गया? Km इंटू ए मिल गया। अब ध्यान से देखिएगा, हमको क्या मिला भाई? प्रयोगों के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयोगों के आधार पर k इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो जब हम k इज इक्वल टू 1 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? F इज इक्वल टू मिल जाएगा m इंटू ए। F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई? m इंटू ए मिल जाएगा। F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? m इंटू ए मिल जाएगा। तो ये जो F इज इक्वल टू ma फार्मूला मिला, ma फार्मूला मिला, यहीं से इसका जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में न्यूटन कहते हैं। सर आइजैक न्यूटन के सम्मान में हम लोग क्या कहते हैं? इसको न्यूटन कहते हैं। ठीक, तो F इज इक्वल टू ma फार्मूला हमें कहाँ से मिला? न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से मिला। इसीलिए क्या कहते हैं भाई? द्वितीय नियम को बल का नियम भी कहा जाता है। बल का नियम भी कहा जाता है। द्वितीय नियम को कौन सा नियम कहा जाएगा? बल का नियम भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको मिला है F इज इक्वल टू ma। अब इसी से अगर हमको a निकालना होगा तो हम लगा देंगे F अपान m, अब अगर हमको m निकालना होगा तो लगा देंगे F अपान a। जैसी ज़रूरत होगी वैसा फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। अब इसके बाद अब हम लोग आएंगे
थर्ड लॉ पे। किस पे आएंगे? थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ पे जब आएंगे तो ये है तृतीय नियम। अब ये नियम हमको बहुत अच्छा लगता है, ये नियम हमको बहुत अच्छा लगता है। ये नियम है जैसे को तैसा वाला। जैसे को तैसा वाला, जैसा बिहेव आप मेरे साथ करोगे मैं भी वैसा ही बिहेव आपके साथ में करूंगा। मतलब मैं बता नहीं रहा हूँ, इस नियम की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, इस नियम की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। नहीं आप लोग सोचे कि हाँ सर जी ऐसा कह रहे हैं। एक्चुअल में ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर किसी दूसरे वस्तु पर बल आरोपित करती है तो बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतने ही परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है, ठीक। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अंग्रेजी में इस क्रिया प्रतिक्रिया को भाई कहा जाता है एक्शन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? एक्शन रिएक्शन। आप लोग भी कहते हैं अगर हमको एक्शन दिखाओगे तो हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? रिएक्शन दिखाएंगे। तो इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स की भाषा में एवरी एक्शन का सेम मैग्नीट्यूड में रिएक्शन होता है, बट डायरेक्शन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्शन इस डायरेक्शन में हुआ तो रिएक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। ये जो नियम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल, जैसे कि हम लोग जब पैदल चलते हैं तो पैदल चलने के दौरान अपने पैर से पृथ्वी को किसी एंगल पर दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो जैसे ही हम पृथ्वी की सतह पर बल लगाएंगे, पृथ्वी क्या करती है? उतने ही परिमाण का परंतु विपरीत दिशा में। जैसे हमने क्या किया? नीचे की ओर लगाया तो पृथ्वी ऊपर की तरफ एक बल लगाएगी जिसको हम लोग कहते हैं परिणामी बल R। अब ये जब लगाएगी, अब इस सिचुएशन में मान लीजिए हम जब चलते हैं तो हम लोगों का शरीर थोड़ा सा झुकेगा। क्या होगा? थोड़ा सा झुकेगा ऐसे। तो पृथ्वी की सतह के बीच में ई वाला कोण अगर थीटा हो जाए तो इस परिणामी बल को हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में, एक ये एक ये। ई हो जाएगा R cos थीटा और ये हो जाएगा R sin थीटा। तो जो R sin थीटा है वो हमारे शरीर को नीचे गिरने नहीं देगा और R cos थीटा हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। जो रॉकेट की गति होती है, किसकी गति होती है? रॉकेट की गति होती है, वो थर्ड लॉ पर ही आधारित होती है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे। इसके बाद वाली क्लास में इन सारे रूल का यूज भी सीखेंगे और इसके आगे का जो भी टॉपिक होगा, छोटा मोटा जो भी डेरिवेशन होगा, उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे।